नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान में नागरिकता अर्थात भाग दो। नागरिकता का जो प्रावधान है भाग दो में है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का। जो बात करेंगे जो भारत में नागरिकता है जो एकल नागरिकता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है। इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया गया? यूके मतलब ब्रिटिश संविधान से लिया है। इसका नाम क्या देते हैं? भारतीय नागरिकता बोलते हैं इन्हें। जो सामान्यतः किसी देश में जो व्यक्ति रहते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति या फिर जनसंख्या होती है। एक होती है नागरिक, दूसरे होते विदेशी। नागरिक वे होते हैं जिनको फुल सिविल मतलब जो सिविल और पॉलिटिकल राइट जो फुल प्राप्त होते हैं, फुल पॉलिटिकल प्लस सिविल राइट प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, मित्र, दूसरे होते हैं शत्रु। शत्रु मतलब वे मतलब इनके साथ युद्ध चल रहा हो, मित्र मतलब जिसके साथ रिलेशन अच्छे हों। ठीक, तो कुछ बातें थी व्यक्ति के बारे में। दो टाइप के व्यक्ति होंगे इंडिया में दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। हालांकि जो प्रावधान भी पढ़ रहे हैं ये सब जब संविधान भारत डिवाइड हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ तो उस समय समस्या थी भारत का नागरिक कौन बनेगा। तो ये जो प्रावधान थे उस समय सब किए गए थे। जो पाँच छः सात आठ नौ आर्टिकल हैं ये सब उस समय के लिए थे। और फिर 10 और जो वर्तमान में जो नागरिकता मिलती है तो उसके तहत मिलती है जो नागरिकता अधिनियम 1955 उसके तहत। फिर 2019 में उसका अमेंडमेंट हुआ तो उसको डिटेल से आगे चल के देखेंगे हम। तो 5 से जो 11 आर्टिकल हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। पांचवा जो अनुच्छेद 5 है इसमें भारत का जो नागरिक कौन व्यक्ति होगा बताया गया है। भारत का नागरिक वह व्यक्ति होगा जिसका जन्म भारत में हुआ है, मतलब इनमें में से कोई कंडीशन एक फॉलो करना चाहिए। या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर दूसरा जो है उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरा है संविधान लागू, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। लागू होने के पूर्व से 5 वर्ष भारत में रह रहा हो, तो संविधान लागू होने के पूर्व से 5 वर्ष भारत रह रहा हो। ये जो प्रावधान है जब इंडिया डिवाइड होने के बाद वाला प्रावधान है। ठीक है, छठा देखते हैं। अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। अच्छा, जब भारत देखो सपोज भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब इधर पाकिस्तान बना, इंडिया बना। तो कुछ व्यक्ति जो है ना पहले से, मतलब पाकिस्तान तो इतना बड़ा था, मतलब इंडिया तो बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भी था, तो उस समय कुछ व्यक्ति यहाँ भी रह रहे थे और कुछ यहाँ भी बांग्लादेश में भी रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश भी इसी का पार्ट था पाकिस्तान का। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इतना क्षेत्र इंडिया को मिला। कुछ व्यक्ति जो थे यहाँ पे रह रहे थे, तो ये व्यक्ति जो आना चाहते थे इंडिया में, तो इनके लिए प्रावधान के जो यहाँ से इंडिया में आना चाहे तो उनके लिए प्रावधान था पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति कौन नागरिक बन सकता है। इसमें 2 कंडीशन थी और दोनों में से दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए था। पहली कंडीशन ये थी कि उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हो। यहाँ भारत का मतलब है कि जब भारत विभाजित नहीं, उन्होंने 15 अगस्त 1947 के पहले वाला भारत, ठीक है, का जन्म भारत में हुआ हो। जन्म का मतलब है जो गवर्नमेंट एक्ट आया था 1935 के अनुसार, इसमें परिभाषित किया गया जन्म किसका भारत में, उसके अनुसार। और जो ये मतलब ये कंडीशन पहले, दूसरी कंडीशन में 2 कंडीशन थी। इन दोनों में से 2 प्रकार के व्यक्ति थे। एक व्यक्ति थे जो 19 जुलाई, एक मतलब कट ऑफ डेट डिसाइड की गई 19 जुलाई 1948 के पहले जो आए, और एक थी जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए आना चाहे उनको नागरिक बन जाएंगे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, इनमें एक कंडीशन ये थी, देखो 26 जनवरी 1950 के पहले सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में जन्म हुआ तो अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने से पहले 6 माह तक भारत में रहेंगे, मतलब यहाँ जो भारत आ जाएंगे वहाँ से 6 माह तक रहने के बाद ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दो कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, और पहली दूसरी कंपलसरी थी। ठीक, तो ये व्यक्ति कहाँ थे? जो पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहते हैं। ये आर्टिकल है 6। अब 7वां ऐसा होगा
अब कोई सपोज दैट कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा था, भारत तो उस समय विभाजित हुआ नहीं था, विभाजित होने के पहले वो पाकिस्तान समझो मान लो चला गया था, तो जो पाकिस्तान अब क्योंकि ये पाकिस्तान बन गया है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तो था नहीं, तो पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति फिर इंडिया आना चाहे तो इसका प्रावधान था आर्टिकल 7 में। मतलब भारत से पाकिस्तान जो स्थानांतरित व्यक्ति है उसके संबंध में, इसके लिए कट ऑफ डेट क्या थी, 1 मार्च 1947। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया और पुनः भारत अगर आना चाहे, अगर 1 मार्च 1947 के बाद, कब व्यक्ति को गया था, 1 मार्च 1947 के बाद भारत, तो इसके लिए जो भारत पुनः आने के लिए क्या करते हैं, सिटीजनशिप आवेदन पत्र के अप्लाई करने के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। तो जो छठा है पाकिस्तान में इंडिया में आने में, और जो व्यक्ति यहाँ चले गए तो उनके नागरिक बंधु, जो छठा सातवां आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, मोटा मोटा याद रखना। जो छठा है पाकिस्तान में इंडिया और इंडिया से भारत तर जाने के लिए। बात करते हैं आठवां। जो अनुच्छेद 8वां है, वह व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत, याद रखना है अविभाजित भारत में हुआ हो, लेकिन वह व्यक्ति किसी अन्य देश में रह रहा हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। यदि उसने पंजीकरण करवाया हो कहाँ, कूटनीतिक पास। देखो सपोज दैट मतलब ये भारत या पाकिस्तान था, कोई व्यक्ति ऐसा था कि आज़ाद होने के पहले मतलब चला गया था किसी विदेश में, सपोज दैट यूएस में चला गया था, उसको पता लगा कि मतलब भारत डिवाइड हो गया है और वो कहीं वहाँ भी रह रहा था तो आना चाहता था इंडिया में, तो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो विदेश मतलब विदेश में रह रहा था, वो व्यक्ति आना चाहता तो आ सकता था। यदि उसके माता पिता का जन्म हुआ, दादा दादी, तो आ सकता है। ठीक है, आ सकने के लिए कंडीशन क्या थी, वहाँ पे जो मतलब हमारे कूटनीतिक मतलब एक प्रकार से जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो थे, वहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। तो ये 8वां हो गया। मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है वो कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो जो ये तीनों प्रावधान थे ना, 5, 6 ये सब उस समय जब भारत आज़ाद हो उस समय के लिए थे। और आर्टिकल जो 9 है, अगर आर्टिकल 9 की बात करें तो नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत कैसे था, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय केवल एक ही प्रावधान था, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता समाप्त कर लेगा, उसकी नागरिकता मतलब अडॉप्ट कर लेगा, दूसरी नागरिकता अपना लेगा, उसकी नागरिकता इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये नागरिकता का अंत किस आर्टिकल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट के बार पूछा गया, नागरिकता का अंत किस में है, आर्टिकल 9 में है। अनुच्छेद 10 देखते हैं, नागरिकता की सुरक्षा। मतलब इसमें बताया गया कोई व्यक्ति कब तक नागरिक रहेगा। इसमें यही कहा गया कोई व्यक्ति जब तक नागरिक रह सकता है जब तक संसद उस पर कानून ना बनाए। अनुच्छेद 11 के तहत ही नागरिकता समाप्त। इसमें यही कहा गया कि संसद जब तक अनुच्छेद 11 के तहत कानून नहीं बनाएगी तब तक उस व्यक्ति की नागरिकता हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 11 देखते हैं। अनुच्छेद 11 जो है ना, संसद को पावर देता है, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो संसद को नागरिकता संबंधी, पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो संसद। ठीक, संसद कानून बनाने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत, मतलब आर्टिकल 11 के तहत। तो ये थे हमारे 5 से लेकर 11 अनुच्छेद बात की। अब देखते हैं जो हमारा एक्ट आता है या फिर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जो वर्तमान में हम नागरिकता प्राप्त करते हैं ना, जो वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, इसमें 5 प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। पहला तो जन्म से, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 के बाद भारत में हुआ हो, ठीक है, ये 1 जुलाई 1947 के बाद भारत में हो तो भारत का नागरिक बन सकता है। और दूसरा होगा किसके, वंश के आधार पे। वंश का मतलब क्या है, जैसे कोई सपोज दैट विदेश में जन्म हुआ, उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो,
देखो, मान लो किसी के माता पिता जो सपोज दैट कहीं टहलने गए हैं, यहाँ पे मान लो यूएस टहलने गए माता पिता, और वहीं पे उसका जन्म हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो यूएस का नागरिक बन जाएगा, वो इंडिया का नागरिक बनेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वंश के आधार पे। तीसरा जो है पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण कौन करवा सकता है? यदि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या नानी नाना सपोज किसी विदेश में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लो कि विदेश में रह रहा है, यहाँ पे रह रहा है, यूएस है, यूएस में रह रहा है व्यक्ति, और वो चाहता है नागरिकता प्राप्त करना किसके? पंजीकरण के द्वारा। तो देखा जाएगा क्या उसके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी कोई भारतीय मूल के हैं, यदि उसके भारतीय मूल के नाना दादी दादी कुछ भी, नाना नानी दादा दादी माता पिता कोई भी, तो नागरिकता अडॉप्ट इसके पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। जो चौथा प्रावधान, चौथा जो रूप है, और फिर चौथा प्रकार है नागरिकता अडॉप्ट करने का, वो प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक का मतलब है कोई भी व्यक्ति, मतलब विदेशी है, वो आवेदन पत्र देगा किसके? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार चाहेगी तो नागरिकता दे सकती, नहीं दे सकती। तो पंजीकरण सिर्फ वही कर सकता है जो भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का मतलब यही है कि वहाँ इसके नाना नानी दादा दादी मम्मी पापा वो इंडिया वर्जन के हों। पंजीकरण प्राकृतिक रूप से। छठा है क्षेत्र। क्षेत्र समझ लो, सपोज दैट जैसे ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को इंडिया ने अपने देश में मिला लिया, तो जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे ना, सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, मतलब उनको ऑटोमेटिक रूप से जो है ना इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 प्रकार है, किसमें है? सिटीजन एक्ट है जो 1955 उसमें प्रावधान है। उसी में जो प्रावधान है नागरिकता समाप्ति की, जो हमने आर्टिकल पढ़ा 9, तो उसमें एक ही कौन प्रकार बनाया था, कोई व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजन है और किसी देश की नागरिकता प्राप्त अडॉप्ट करता है, पाता है, तो इंडियन नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन जो 1955 थोड़ा इसका विस्तार किया गया, इसमें कई प्रावधान किए, नागरिकता कैसे समाप्त होगी। तो पहला प्रावधान था यही, स्वैच्छिक त्याग। कोई व्यक्ति भैया कहे हमें इंडियन नागरिकता में चाहिए नहीं, हम खुद त्याग कर रहे हैं, तो भी समाप्त हो जाएगी। मतलब कोई सिटीजन है, ए सपोज दैट अगर वो व्यक्ति चाहे कि भैया हम नहीं इंडिया के रहें, इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं, उसकी नागरिकता त्यागना चाहते हैं, तो स्वेच्छा से छोड़ सकता है। मतलब एक आवेदन पत्र भेजेगा इंडिया के पास, आवेदन पत्र इंडिया अपना लेगी, मतलब कि ठीक है भैया छोड़ दो। लेकिन यह कंडीशन है, आप तब नहीं, जब कोई युद्ध चल रहा हो तब आप नागरिकता त्याग नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना यहाँ पर, अगर कोई ए व्यक्ति है, अगर उसने नागरिकता छोड़ दी है, अगर उसका कोई बच्चे नाबालिग का मतलब है कोई बच्चे 18 वर्ष से कम है, तो वो भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। माता पिता की नागरिकता समाप्त करने के साथ बच्चे की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नाबालिग होने, लेकिन वहीं अगर 18 वर्ष से अधिक है तो भी इंडियन सिटीजनशिप कहलाएगा, ठीक। तो स्वैच्छिक त्याग मतलब खुद छोड़ दिया स्वेच्छा से। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा, मतलब अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना। अगर कोई व्यक्ति सपोज ए व्यक्ति किसी, मान लो कि यूएस की आपने नागरिकता अडॉप्ट कर ली, तो जो इंडियन नागरिकता है ये स्वतः समाप्त हो जाए, क्योंकि इंडियन नागरिकता जो है ना वो सिंगल सिटीजन है, मतलब एकल नागरिकता है, आप किसी दूसरे देश की नहीं ले सकते हैं। तो मतलब वो हो गया बर्खास्तगी। 2 प्रकार। तीसरा प्रकार वंचित, मतलब किस आधार पर सरकार, मतलब केंद्र सरकार चाहे तो अपनी तरफ से एक्शन ले सकती है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो यही है कि फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त, अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर नागरिकता प्राप्त की, तब भी सरकार सिटीजनशिप समाप्त कर सकती है। दूसरा है संविधान के प्रति, देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है स्टेटमेंट में, यदि कोई भारतीय नागरिक संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, उसकी भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा प्रावधान शत्रु देश की सहायता करना, सपोज इंडिया चाइना का वार चल रहा है और कोई इंडियन सिटीजन है चाइना की सहायता कर रहा है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चौथा जो प्रकार होता है नागरिकता समाप्त होने का, तो कोई भी, मतलब हमने बात की थी ना पंजीकरण या प्राकृतिक द्वारा नागरिकता प्राप्त। पंजीकरण वो प्राप्त करता जो इंडियन वर्जन का है, प्राकृतिक द्वारा मतलब इंडिया के पास आप आवेदन पत्र भेजोगे, इंडिया गवर्नमेंट चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती, उसे अगर उसने माना कि भैया ठीक नागरिकता दे सकती है, उसे नहीं भी दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति मतलब इस माध्यम से पंजीकरण या फिर प्राकृतिक माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना है, और नागरिकता प्राप्त हुए 5 वर्ष ही हुए थे,
5 वर्ष में के अंदर ये 2 वर्ष की जेल हो जाती है। कहाँ जेल? इंडिया में नहीं, विदेश में। सपोज अगर 2015 में किसी ने नागरिकता प्राप्त की, सपोज 2015 में किसी ने नागरिकता प्राप्त की और 2016 में चला गया यूएस भैया कमाने के लिए, वहाँ पे 2 साल की सजा हो गई, मतलब दो साल की वहाँ सजा हो गई, तो इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष के अंदर, मतलब 5 वर्ष के अंदर 2 साल की सजा हो गई, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। ये टाइम याद रखना, केवल कितने वर्ष की जेल हो जाने पर? 2 वर्ष की जेल हो जाने पे, 5 वर्षों में। और तीसरा है, मतलब पांचवा जो है इसका नागरिकता समाप्त होने का आधार, ये सामान्य रूप से कोई भारत का नागरिक है, मतलब एक प्रकार से बिना बताए गवर्नमेंट के, अगर 7 वर्ष से किसी बाहर रह रहा है विदेश में, 7 वर्ष से, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जो काफ़ी विवाद का विषय रहा था, इसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किए गए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, ये CAA बोलते थे। इसमें क्या प्रावधान था? पहली बात तो क्वेश्चन यही है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। ये जो एक्ट आया तो किस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद लाया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अमेंडमेंट हुआ। इसमें था क्या प्रावधान? प्रावधान ये था, देखो, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से व्यक्ति भारत में आए हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता प्राप्त की जाएगी भारत की। यहाँ पे मुस्लिम नहीं थे ना, इसलिए ऐसा विवाद हुआ था। और इसमें जो दूसरा क्या था, वैसे सामान्यतः कोई व्यक्ति अगर भारत में 11 वर्ष रहता था तब उसको नागरिकता दी जाती थी, लेकिन इनको क्या, इनके लिए प्रावधान विशेष किया गया कि 5 वर्ष रहने के बाद, अगर भारत में 5 वर्ष, सपोज दैट 2014 के पहले आए थे ये, और 31 दिसंबर 2014 के पहले आए होगे तभी तो इसके अंडर आओगे, और 5 वर्ष रहने के बाद, मतलब कहीं ना कहीं 2014 में आ गए, 5 वर्ष 2019, तो 2019 वाले में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते। तो इसलिए जो पॉलिटिक्स पार्टी थी इसका विरोध कर रही थी कि ठीक है। तो ये थी हमारी नागरिकता। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आई होगी।